सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पी ब्लॉक स्टार्ट कर चुका हूं और इससे पहले भी मैं आपको एक लेक्चर पी ब्लॉक को प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको पी ब्लॉक का केवल बेसिक बताया था। तो स्टूडेंट, आज से हम पी ब्लॉक को सही तरह स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि स्टूडेंट ये जो टॉपिक है पी ब्लॉक वाला, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 8 से लेकर 10 नंबर का आता है। टेंशन ना लो, इतनी अच्छी तरीके से क्लियर करा दूंगा कि आपके 8 से 10 नंबर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि पी ब्लॉक में कितने वर्गों को रखा गया। आप सभी को मैं बता चुका हूं कि पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इन 6 वर्गों को स्टूडेंट पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, लेकिन हम पी ब्लॉक में केवल आपको कितने वर्ग पढ़ाएंगे स्टूडेंट? 4। कौन कौन से? देखो, पी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? 6, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँ कौन कौन से? नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ये कौन सा है स्टूडेंट, जानते हो? यह है हमारा 15वां वर्ग। उसके बाद 16, 17, 18, ये हमारा ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ये हमारे हैलोजन परिवार के तत्व। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, ये है हैलोजन परिवार के तत्व और ये हैं अक्रिय गैसें। ये 4 वर्ग आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाला हूँ। नाइट्रोजन परिवार के तत्व को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको ऑक्सीजन परिवार के तत्व, हैलोजन परिवार के तत्व और अक्रिय गैसों को पढ़ाया जाएगा। अब इसमें जितना भी मैटर होता है, नाइट्रोजन परिवार में जितना भी मैटर है, वो सारा का सारा मैं आपको क्लियर कराऊंगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है स्टूडेंट पी ब्लॉक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए 8 से लेकर 10 नंबर देके जाएगा। और एक एक बारीकी, एक एक जो कहते हैं ना, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। टेंशन ना लो, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन परिवार के तत्व, उसके बाद ऑक्सीजन परिवार के तत्व, उसके बाद हैलोजन परिवार के तत्व और उसके बाद अक्रिय गैसें। इसके साथ ही हमारा पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको डी और एफ, उसके बाद उपसहसंयोजन यौगिक, इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री, को कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है, तो सबसे ऊपर हेडिंग लगा लो पी ब्लॉक में, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो स्टूडेंट देखो, मैं यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं। वर्ग 15, वर्ग 15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 5th। क्या लिख सकते हैं? 5th A। अब ये जो 5th दिखा है स्टूडेंट, ये किसके अनुसार है जानते हो? ये आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार है। और दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार हम इसको क्या बोलते हैं? वर्ग 15। क्या बोलते हैं? वर्ग 15। तो वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। अब देखो, इस तत्व में कितने एलिमेंट्स रखे हैं, तो इस ग्रुप में लिख सकते हो आप। इस वर्ग में 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं स्टूडेंट? 5 तत्व हैं। अब इनको देखो, कंडीशन की बात करें तो रखा कहाँ गया है, तो यहाँ लिख सकते हो आप सभी। इन तत्वों को 4th A, 4th A, इसका मतलब या तो आप लिख दो यहाँ पर 14 या ब्रैकेट में लिख लो 4th A। 14 वर्ग के बाद तथा 16 वर्ग, जिसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 6A, वर्ग से पहले रखा गया है। वर्ग से पहले रखा गया है। अब देखो स्टूडेंट समझ लो, वर्ग 15 के तत्वों को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार के तत्व। और इस वर्ग में 5 तत्व उपस्थित हैं। इन तत्वों को हमने कहाँ रखा है आवर्त सारणी में? ये मैं आवर्त सारणी में स्थान की बात कर रहा हूँ। दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात करोगे तो देखो, इन तत्वों को 14 वर्ग के बाद और 16 वर्ग से पहले, मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेबल बना देता हूँ स्टूडेंट, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो कैसे इनको रखा गया वो जान लो। अभी एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से क्लियर होगा, टेंशन ना लो यार। और इनको देखो, शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है याद करने की, वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये क्या हमारा ये है हमारा 14, ये है 15 और ये है 16। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहाँ पर 14A, यहाँ लिख सकते हो 5th A और यहाँ लिख सकते हो 6th A। ये क्या है? 4th A, 5th A और 6th A। अगर हम बात करें स्टूडेंट की आवर्त की, तो यहाँ पर देखो आवर्त 2, 3, 4 ऐसे करके लिख सकते हो, कोई नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एलिमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स को रखा गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करें 15 में, तो इसके लिए आप सूत्र याद रख लो। नमकीन पराठे ऐसे, नमकीन
पराठे ऐसे सब बीमार। देखो स्टूडेंट एक चीज़ होती है, जब भी हम कोई चीज़ अटपटे चटपटे तरीके से पढ़ते हैं ना तो वो जल्दी माइंड में फिट हो जाती है। अगर आप इसको सही तरह एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। अब इसी से देखो हम एलिमेंट्स कैसे बना सकते हैं। नमकीन से एन, पराठे से पी, ऐसे से ए एस, सब से एस बी और बीमार से बी आई। हमें नाइट्रोजन परिवार के तत्व पता पड़ गए कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व कौन कौन से होते हैं। बस आपको ये सूत्र याद रखना है स्टूडेंट, नमकीन पराठे ऐसे सब बीमार। तो यहाँ पर यही लिखोगे, नमकीन पराठे ऐसे सब बीमार। तो ये तो हो गया स्टूडेंट हमारा कौन सा वर्ग, 15 वर्ग। अगर मैं 14 की बात करूँ तो इसके लिए आप सूत्र याद रखना, कैसे जी हैं सनम पैसे बिन, कैसे जी हैं सनम पैसे बिन। तो बस आपको एक बार सीधे पढ़ लेना है स्टूडेंट, कैसे जिए सनम पैसे बिन। अब देखो कैसे बनेंगे, कैसे से बनेगा स्टूडेंट सी और एस आई। क्या बनेगा, सी कोमा एस आई। कैसे सी और से एस आई, जिए से जीई, सनम से एस एन, पैसे से स्टूडेंट यहाँ बनता है पी और बिन से बनेगा बी। तो अगर मैं 14 वर्ग में एलिमेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो यहाँ पर लिख दोगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टिन और ये लेड। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप हो गया स्टूडेंट हमारा 14। अब हम बात करते हैं 16 की। तो इसके लिए आप सूत्र याद रखोगे, ओ शशि टीपीओ। कोई कह रहा है कि या तो दो तरीके से कह सकते हो, कोई बंदा है वो कह रहा है शशि को कि शशि चाय पी लो, या फिर आप कह सकते हो कि कोई बंदा है वो कह रहा है शशि टीपीओ। टीपीओ को मतलब चीटिंग कर लो। ठीक है, दोनों तरीके से आप स्टडी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे। ओ से बनेगा स्टूडेंट ओ, सा से बनेगा एस, सी से बनेगा एस ई, टी से बनेगा टी ई, पीओ से बनेगा पी ओ। तो अगर हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व या फिर 16 वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं तो स्टूडेंट कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये तो होगी स्टूडेंट आवास सारणी में इनकी स्थिति की, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को कहाँ कहाँ रखा गया है। आपको इसको स्टडी करने की कोई जरूरत पड़ेगी क्या, बस आप एक बार सही तरह इन सूत्रों को याद रखोगे स्टूडेंट तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है इनके एटॉमिक नंबर की, वो भी रटना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको शुरुआत के, इसका हमें पता है 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इतना तो पता होगा सभी को, कम से कम 10 या 15 या 20 तक तो सभी को याद होते हैं बच्चों को। आगे की बात करते तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सूत्र क्या लगाना है, +8 +18। पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए यही सूत्र लगाना आप सभी को, +18 और +32। मैं चाहता हूं स्टूडेंट आपको रटना बिल्कुल भी ना पड़े, ना तो एटॉमिक नंबर रटना पड़ेगा और ना ही एलिमेंट्स नेम रटना पड़ेगा। एक एक चीज बहुत बारीकी से क्लियर करा दूंगा। रटना छोड़ो यार, कब तक रटोगे, अब तक रटते ही आ रहे हो। अब समझो मैं कैसे समझा रहा हूँ। देखो 6 है, 6 में 8 जोड़ोगे 14 हो गया, 14 में 18 जोड़ोगे 32 हो गया, 32 में 18 जोड़ोगे 50 हो गया, 50 में 32 जोड़ोगे 82 हो गया। रटना पड़ेगा क्या, बस आपको पी ब्लॉक के लिए ये वाला सूत्र याद रख लेना है। एलिमेंट्स नेम आप ऐसे तैयार करोगे और उनका जो एटॉमिक नंबर होता है बस शुरुआत की लाइन का याद कर लो, उसके बाद बनाना सीख लो, +8 +18 +18 +32। ठीक है, अब देखो आपको ये पता पड़ गया। इसके बाद आपको या तो यही सूत्र लगा के आगे याद कर सकते हो, नहीं तो बढ़ाते हो, 15 16 33 34 51 52 83 84। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से तो होगी आवास सारणी में स्थान की बात कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को जो 14 वर्ग है उससे उसके बाद और 16 वर्ग से पहले रखा गया है। कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए आप सभी को दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। 16 वर्ग में कौन कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 14 में कौन कौन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि आवास सारणी में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को कहाँ कहाँ रखा गया है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। कोई भी दिक्कत हो यार कमेंट कर देना और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। चाहते हो कि मैं रेगुलर बेसिस पर इसी प्रकार से प्यारी प्यारी वीडियोस बनाता रहूं तो वीडियो को शेयर भी करना। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे को कितना सपोर्ट करते हो। मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, टेंशन ना लो, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, पूरी तैयारी कराएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा बोर्ड एग्जाम्स में इस बार जो आपको हमने ना कराए हो। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो केवल आवास सारणी में स्थान की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं आप। देखो स्टूडेंट, या तो आप हेडिंग डाल लो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के मुख्य लक्षण, या फिर एक क्वेश्चन करके आता है वो भी दोनों तरीके से जान लो। अब देखो, अब ये तो हो गया हमारा आवास सारणी में स्थान। अब हम पढ़ेंगे
नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के मुख्य लक्षण, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के मुख्य लक्षण। ठीक है, ये मैं बताऊंगा। इससे पहले स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन जान लो, बोर्ड में पूछा कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में, ये तो हो गया आवर्त सारणी में, तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, स्थिति की विवेचना कीजिए। ठीक है, या फिर एक और क्वेश्चन बन जाता है, या करके मैं बता दूं कैसे आएगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS, SB, BI टेटेडस की स्थिति की विवेचना कीजिए आवर्त सारणी में। ठीक है ना, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपसे ऐसे पूछेगा तब भी आपको इसमें लिखने वाला हूं, वही आंसर दोगे। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है तब भी आपको वही आंसर करना है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, या फिर आपको इनमें से 2-3 एलिमेंट्स दे रखे होंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बता दें मैंने कैसे पूछा जाएगा। अब आपको आंसर कैसे करना है, हमको आंसर से मतलब है स्टूडेंट, तो आप आंसर जान लो, आंसर कैसे करोगे इसको मिटा देते हैं आप। ठीक है, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, सही तरह समझना, बस मुख्य लक्षण में क्या क्या लिखोगे आप। 7-8 पॉइंट लिख देना। आपको 3 नंबर का पूछा है तो 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई नहीं काट सकता है। पहला पॉइंट होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि उसने बोला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो आप सभी ने स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं वीडियो बहुत पहले बना चुका हूं, उस वीडियो को देख लेना। आबो के नियमानुसार कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है आप सीख जाओगे। आप सभी को पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नमकीन, पराठे, ऐसे सब, बीमार। इस सूत्र को याद रख लो यार, आपको बस ये सूत्र याद रखना है और एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका कितना है 7, इसका कितना है 15, इसका कितना है 33, इसका कितना है 51, और इसका कितना हमारा 83। ठीक है, ये एलिमेंट्स के क्या होंगे, एटॉमिक नंबर होंगे। अगर हम बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करते हैं, लिखोगे इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है, NH2NP3 होता है। बस आपको ये सूत्र याद रखना है। क्या रखना है स्टूडेंट, कि इन सभी तत्वों के जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो क्या होगा, NH2NP3, सभी का सेम होगा। केवल यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षा की संख्या वो परिवर्तित होगी, बचा हुआ सेम रहने वाला। जैसे मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p3। यहाँ पर देखो लास्ट में n की जगह 2 मान लो, NS2NP3, यही तो मैंने बोला NS2NP3। तो यहाँ पर रटना पड़ेगा क्या, सेम अगर हम आगे करें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, इसको देखोगे जरा, केवल हमने कक्षा की संख्या को बढ़ा दिया। यहाँ पर क्या थी, 2 थी तो यहाँ पर 3 होगी। बचा हुआ देखोगे तो S में 2 ही हैं और P में 3 ही हैं। उसके बाद हम आर्सेनिक का करें तो मैं यहाँ पर देखो स्टूडेंट अबाउस के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, जैसे होता है इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अरेंज करके नहीं लिख सकता मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। वैसे अबाउ के नियमानुसार क्या आता, 3s2, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d10 आता है ना। बट मैं यहाँ पर 3d10 को पहले लिखूंगा, अरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, 3d10 4s2 और 4p3। यहाँ पर क्या देख रहे हो 4s2 4p3। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि यहाँ पर केवल ns2, n का मान चेंज हो रहा है 2 3 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखोगे 2 3 2 3 2 3, सभी में लास्ट तक यही होने वाला है। यहाँ पर करोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3। एक कक्षा की संख्या बढ़ी है, बस बचा हुआ सेम है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना आता है तो स्टूडेंट आप आसानी से कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही पूछा गया, तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके नहीं आते या फिर गलती करते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। अब मैं बिस्मथ की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10
यहाँ पर F और आ जाएगा 4F14, 5S2, 5P6, 5D10, 6S2 और 6P3। ठीक है, बस यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने बोला है पहले पॉइंट में इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2NP3 है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, NH2NP3, NH2NP3, NH2NP3। कहने का मतलब यह है कि सभी के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास एक जैसा है, इसी वजह से इन सभी तत्वों को हम एक ही वर्ग में रख सकते हैं। रख सकते क्योंकि सभी के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन विन्यास स्टूडेंट कैसा है, समान है। तो इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। मिटा देते हैं इसको। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट संयोजकता। संयोजकता दूसरा पॉइंट डालो आप सभी, नंबर 2 संयोजकता, वैलेंस इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो यहां पर संयोजकता की बात करें स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 होती है। सामान्य संयोजकता 3 होती है, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्व पंच संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। पंच संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्टूडेंट संयोजकता की बात। अब देखो इसका मतलब क्या है ये जान लो। जैसे मैं कहूँ कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, केवल 3 होगी। कितनी होगी स्टूडेंट, केवल 3 होगी। अब 3 है तो इसका मतलब NH3 बन सकता है, NCl3 बन सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैलेंस इसकी केवल 3 है। लेकिन मैं अगर फास्फोरस की बात करूँ तो फास्फोरस की स्टूडेंट 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। ऐसा क्यों हुआ, 3 और 5 क्यों हुई, रीज़न जान लो। रीज़न मैं बताऊँगा। देखो आप सभी ने देखा होगा PCl3 भी होता है और PCl5 भी होता है। PCl3 में फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, और PCl5 में कितनी होगी, 5 होगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कभी अपने टीचर से पूछा? नहीं पूछा, मैं बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो अगर हम फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें स्टूडेंट, तो ये होता है 15। कितना होता है, 15। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये तो होता है 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो अगर मैं S की बात करूँ, आप सभी को पता है कि S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर 2 हैं। P की बात करें तो देखो P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3, 3 कक्षक होते हैं। सभी को पता होगा ये चीज़ तो स्टूडेंट। अब देखो 3 कक्षक हैं तो इसका मतलब क्या है, 3p3 कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, कितने स्टूडेंट, 3 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 3। यहाँ पर 1 करोगे, 2 3। अगर मैं इस कंडीशन की बात करता हूँ, अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो इस कंडीशन में क्या होगी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डी भी बना लेता हूँ, आगे डी बना लेना। ठीक है, डी उपकोष में सभी को पता है 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, 5 कक्षक बना लेना इस तरीके से, स्पेस कम है थोड़ा सा, बना लेना इस तरीके से। अब दोस्तों होगा क्या, ये वाली जो अवस्था आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने यहाँ पर दिखाई है, ये वाली जो अवस्था है ये कहलाती है हमारी तलस्थ अवस्था। क्या कहलाती है, तलस्थ अवस्था। तो इस अवस्था में तो फास्फोरस की संयोजकता 3 ही होगी। कितनी होगी, 3। लेकिन होता क्या है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाता है, डी उपकोष के एक कक्षक में। जो एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला गया, डी उपकोष में। कहां चला गया स्टूडेंट, डी उपकोष में। तो यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन हमारा कहां जा चुका है, डी उपकोष में। 5 होते हैं डी उपकोष में कक्षक, अब सभी को पता होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर कहां गया, यहां पर। कहां गए स्टूडेंट, यहां पर। और ये वाली जो कंडीशन बनेगी स्टूडेंट, इसको कहेंगे हम उत्तेजित अवस्था। क्या कहेंगे, उत्तेजित अवस्था। दोबारा से समझो, इसको मिटा दें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, थोड़ा सा मैं इसको डस्ट कर देता हूं, क्लियर कर दूं आप सभी को कैसे 3 और 5 होगी। देखो अगर इस तरीके से है, क्लियर कर लो पॉइंट को सही तरह। फास्फोरस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, ये डी उपकोष हमारा 5 कक्षक होंगे, इसमें 3 होंगे, पी उपकोष है, यहाँ पर एक ही होगा क्योंकि एस उपकोष है। फास्फोरस की बात हो रही है तो सभी को पता है 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। हमें केवल इससे मतलब है, लास्ट वाले से मतलब है। तो
तो यहाँ पर तो मैंने दिखा दिया S2, S में कितने यहाँ पर देखो 2 हैं, 1 2, P में कितने 3, 1 2 3। अब एक चीज़ बताओ, क्या D में होगा एक भी? नहीं होगा। तो पहली जो अवस्था है इसको हम बोलेंगे तलस्थ अवस्था, जो उसकी नॉर्मल स्टेज है। लेकिन कैसे उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिला या फिर उसको गर्म किया गया तो वो क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा। उत्तेजित होने पर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एस उपकोष से निकलकर डी में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डायग्राम को बनाओगे। अब 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जा चुका है? इसमें। यहाँ पर पी में उतने ही रहने वाले हैं और डी में एक आ चुका है। अब देखोगे तो स्टूडेंट देखो, इसका ये भी कक्षा खाली है, ये भी कक्षा खाली है, ये भी कक्षा खाली है, ये भी खाली और ये भी खाली है। हम कह सकते हैं कि 5 अपूर्ण कक्षक हैं। कितने कक्षक हैं? 5 अपूर्ण कक्षक हैं। इसी वजह से इस वाली कंडीशन में ये तो कहलाएगी उत्तेजित अवस्था, और इस वाली कंडीशन में स्टूडेंट जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 5। तो नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य सभी जितने भी तत्व हैं वो ये अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की जो सामान्य संयोजकता है स्टूडेंट वो कितनी है? 3 है। लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्व पंच संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। इसी वजह से PCl3 बन पाता है और PCl5 बन पाता है। यहाँ पर फास्फोरस की वैलेंसी 3 और यहाँ पर स्टूडेंट 5 होगी। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि संयोजकता किस तरीके से है फास्फोरस की, 3 और 5। चलो आगे बात करते हैं अब धात्विक लक्षण की, कि इनमें कौन कौन सी धातु है, कौन कौन सी उपधातु है, सब कुछ जान लो यार। बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट कर देना, ठीक है, जिससे कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। डिसलाइक मत किया करो, बहुत ही मेहनत के साथ एक वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट हम, ठीक है। बस पहले वीडियो को देखो, उसके बाद पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट पहले देखो तो सही। धात्विक लक्षण, तो स्टूडेंट देखो, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे को जाते हैं तो धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर लिख लो पहले, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। अब इसका मतलब क्या स्टूडेंट, ये जान लो। देखो जैसे हम, अब आप सभी को पता है वर्ग में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 हैं, नमकीन, पराठे, ऐसे, सब, बीमार। तो हमारी जो नाइट्रोजन है ये अधातु है, फास्फोरस भी क्या है? अधातु है, आर्सेनिक हमारी उपधातु है, एंटीमनी भी उपधातु है, और बिस्मथ हमारी धातु है। तो जब हम स्टूडेंट ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो अधात्विक गुण तो घट रहा है, अधात्विक गुण तो घट रहा है, लेकिन धात्विक गुण बढ़ रहा है। तो पहली क्या हमारी? अधातु, अधातु फिर उपधातु, उसमें धात्विक गुण बढ़ा, फिर उपधातु, फिर धातु बन गई वो। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक लक्षण जो है वो क्रमशः बढ़ता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा थर्ड पॉइंट। तो इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं, बस आपको ये बताना है कि कौन सी धातु है, कौन सी धातु और कौन सी उपधातु है, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करें भौतिक अवस्था की, कि इनकी स्टेट क्या होती है? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है तथा वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस हैं। वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपको सभी को पता 5 हैं, नमकीन, पराठे, ऐसे, सब, बीमार। तो ये क्या है? केवल गैस है, और इसको छोड़कर सभी क्या है? ठोस। ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, और ये भी ठोस है। क्लियर है सभी को? केवल अगर हम धात्विक लक्षण की बात करें तो वर्ग में हम जैसे ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे स्टूडेंट तो धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ेगा और अधात्विक लक्षण घटेगा। फिजिकल स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या स्टूडेंट? ठोस हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। 2-4 पॉइंट्स स्टूडेंट और समझ लो। इतने पॉइंट्स अगर आप लिख के आते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। 4 पॉइंट्स मैं क्लियर करा चुका हूँ। अब जो 3 पॉइंट में क्लियर कराने वाले स्टूडेंट ये सभी के लिए सेम रहने वाले हैं, ठीक है। जितने भी मैं कराऊंगा, 4 हो चुके हैं, 5, 6, 7। पहला है स्टूडेंट परमाणु त्रिज्या, एटमिक रेडियस। छठा है आयनन विभव, और 7वां है विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। अब देखो एटमिक रेडियस की बात करें तो याद रखना, चाहे नाइट्रोजन परिवार हो, चाहे ऑक्सीजन परिवार हो, चाहे हेलोजन परिवार हो, चाहे जीरो ग्रुप हो, इन सभी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर
जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। ठीक है, सभी में होगा, ये नहीं कह रहा मैं कि नाइट्रोजन परिवार के साथ ही ऐसा होगा, जितने भी ग्रुप्स में पढ़ाने वाला हूँ सभी में ऐसा ही होने वाला है। परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है, और ये से स्टूडेंट सभी पढ़ चुके होंगे, एटॉमिक रेडियस होती है, क्रमशः बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ता चला जाएगा। पहली चीज क्या है, ये बढ़ती है। उसके बाद आयनन विभव, याद रखना ये दोनों पॉइंट जो लिखोगे आप ये घटेंगे। ठीक है, रटना नहीं, समझना है बस। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव क्रमशः घटता है, आयनन विभव क्रमशः घटता है। उसके बाद बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ये भी घटेगी, याद रखना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है, क्रमशः घटती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये पॉइंट्स तीनों याद रखने हैं, चाहे वो नाइट्रोजन परिवार हो, चाहे ऑक्सीजन परिवार हो, चाहे हेलोजन परिवार हो, चाहे जीरो ग्रुप हो, सभी में चेंजेस इसी प्रकार से होने वाले हैं। 3 पॉइंट्स आपको सेम याद रखने हैं, रटना नहीं और समझना है। इतनी बारीकी से क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं, पूछो मत। एक ही पॉइंट बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, परमाणु त्रिज्या, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ता चला जाएगा। आयनन विभव है, इसका मान क्रमशः घटता चला जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता है, इसका मान भी क्रमशः घटता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, तो आप ये सारे के सारे 7 पॉइंट्स लिख के आ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जितने नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आज तो हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगली जो वीडियो की स्टूडेंट मैं उसमें पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन परिवार के यौगिक। सबसे पहले हम अमोनिया, फिर नाइट्रिक अम्ल, इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। टेंशन ना लो, बहुत जल्द आपका पी ब्लॉक मैं कंप्लीट करा दूंगा। 8 से 10 नंबर बहुत ही जल्दी क्लियर होने वाले हैं। बस आप इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहो, आपके लिए मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं।